ठीक है। तो कल देख रहे थे कि स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो उसमें है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। तो नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स को चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे देखें कि ये हमारी इंडक्शन मोटर है और ये उसका स्टेटर है। तो उसके स्टेटर में क्या करेंगे, इस तरह से थोड़े डीपर स्लॉट्स ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़े डीपर स्लॉट्स उसके स्टेटर में यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब हमको ये पता है कि मोटर की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे, और सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड करती है, पोल पे। तो पोल को चेंज करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। पर हमने पढ़ा है कि हम इसके स्टेटर में क्या करते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ पोल के लिए थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाइंडिंग की हुई है, थ्री फेज वाइंडिंग, और ये थ्री फेज वाइंडिंग हमने यहाँ पे की हुई है फोर पोल्स के लिए। तो जब हमने फोर पोल के लिए वाइंडिंग की है और इसको हम यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देंगे, थ्री फेज 50 हर्ट्ज, तो इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, सबको पता है कितनी हो जाएगी, 1500 आरपीएम। तो मोटर इसके नियरेस्ट स्पीड पर रन करेगी, है ना, इस स्पीड से 1-2% लेस स्पीड पर रन करेगी। अब इसके पोल्स की संख्या को कैसे चेंज करेंगे, तो एक बार वाइंडिंग करने के बाद में उसके पोल्स की संख्या को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब इस मोटर को बनाते हैं तो उसी समय इसके स्टेटर में एक वाइंडिंग हमने कर दी है। ठीक है, अनदर सेट ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग, यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग का एक दूसरा सेट हमने किया हुआ है और वो डिफरेंट नंबर ऑफ पोल के लिए है। तो ये जो थ्री फेज वाइंडिंग हमने यहाँ पे की हुई है, ये थ्री फेज वाइंडिंग हमने की हुई है सपोज मान लीजिए 8 पोल के लिए। तो जब इस थ्री फेज वाइंडिंग को हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो अब मोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 750 आरपीएम। ठीक है, तो सिंगल स्टेटर है, एक ही स्टेटर है, और उसी स्टेटर में डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 2 वाइंडिंग्स कर दी, एक वाइंडिंग 4 पोल के लिए और एक वाइंडिंग क्या कर दी, 8 पोल के लिए। तो इस वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो मोटर की स्पीड नियर टू 1500 होगी, और इस वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो मोटर की स्पीड नियर टू क्या होगी, 750 होगी। तो इस तरह स्टेटर के पोल्स को चेंज करके, है ना, स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके मोटर की स्पीड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ वाइंडिंग आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, यदि आपको, है ना, नंबर ऑफ स्पीड ज्यादा चाहिए। तो इस मेथड के द्वारा मैक्सिमम हम कितना स्पीड ले सकते हैं, 3 to 4 स्पीड के लिए मोटर बना सकते हैं, है ना। उससे हायर स्पीड्स के लिए, मतलब उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीड्स के लिए मोटर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि आपको ज्यादा स्पीड चाहिए तो ज्यादा वाइंडिंग के सेट यूज करने पड़ेंगे वहां पे। तो ये जो मेथड होता है ये स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का कैसा मेथड होता है, बेस्ट मेथड है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मेथड में लॉसेस नहीं होते हैं, है ना। सिर्फ इनिशियल कॉस्ट जो है मोटर की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे देखे होंगे आपके घर में कूलर्स की मोटर होंगी, कूलर की मोटर होंगी, जैसे ये इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना। तो इस एग्जॉस्ट में भी 2 वाइंडिंग्स की गई हैं, जिससे हम 2 डिफरेंट स्पीड क्या कर सकते हैं, इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर में भी इसका यूज किया जाता है, थ्री फेज मोटर में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें नोट कर लीजिए। इस मेथड में स्टेटर में डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स के लिए 2 और मोर, 2 या अधिक
वाइंडिंग टू, ऐसे लिखिए, टू और मोर सेपरेट वाइंडिंग वाउंड करते हैं। जैसे वन स्टेटर वाइंडिंग 4 पोल, जैसे वन स्टेटर वाइंडिंग 4 पोल एंड अदर 8 पोल के लिए। नेक्स्ट के 4 पोल की वाइंडिंग को, 4 पोल्स वाइंडिंग को वोल्टेज अप्लाई करने पर मोटर 1500 आरपीएम के नियरेस्ट एंड 8 पोल वाइंडिंग को सप्लाई देने पर 750 आरपीएम के नियरेस्ट स्पीड पर रन करती है। 750 आरपीएम के नियरेस्ट स्पीड पर रन करती है। नेक्स्ट के इस प्रकार स्टेटर वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यह स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, यह स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, किसमें यूज नहीं करेंगे इसको, कल बताया था, किस मोटर में यूज नहीं करते हैं, स्लिप रिंग मोटर में इसको यूज नहीं करते हैं। तो उसमें लिख लो इसका यूज स्लिप रिंग मोटर में नहीं करते हैं। ठीक, अब जो मेथड्स हैं वो मेथड किसके लिए हैं, केवल स्लिप रिंग के लिए हैं, मींस रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल है। ठीक है, तो उसमें हम पहले लिखे थे रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल, रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड। ठीक, तो ये रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल है। ओके, तो स्लिप रिंग मोटर हम पढ़ चुके हैं कई बार, है ना, देख चुके हैं उसका रोटर कैसा होता है। तो हमें पता है कि ये रोटर है और ये स्टार कनेक्टेड क्या होता है, रियोस्टेट होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा था कि ये इंटरनली कनेक्ट होते हैं यहां पे, और स्टार्टिंग के समय क्या करते हैं हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ये पढ़े थे। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रिमूव, और रोटर वाइंडिंग को क्या कर देते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। याद आ रहा है,
तो इस तरह से मोटर नॉर्मली हमारी अंडर रनिंग कंडीशन जब होती है तो ये स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देते हैं और इस कॉलर के थ्रू रोटर वाइंडिंग को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अंडर रनिंग कंडीशन इसका रोटर कैसा रहता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। अब हमको इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो अब रनिंग कंडीशन में क्या करेंगे, तो रनिंग कंडीशन में वापस से इस रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में ऐड करेंगे। नाम ही दिया है, रोटर में रियोस्टेट के द्वारा कंट्रोल करोगे, है ना, रोटर में रियोस्टेट के द्वारा, रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये। तो रोटर सर्किट में रनिंग कंडीशन में वापस इस रेजिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो रोटर सर्किट में वापस से हम क्या कर रहे हैं, रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। तो जब रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रोटर में आई स्क्वायर आर लॉस यानी कि कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़े थे कि ये रोटर का इनपुट होता है, ये कॉपर लॉस होता है और ये रोटर का आउटपुट होता है। फ्लो डायग्राम पढ़े थे, याद है। तो यहां पे यदि कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, ये यदि यहां पे बढ़ेगा तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे रोटर सर्किट में अंडर रनिंग कंडीशन जब हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो रोटर का कॉपर लॉस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कॉपर लॉस इंक्रीज होने से रोटर की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस मेथड में जो स्पीड हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड जो यहाँ पे रोटर की डिक्रीज हो रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, कॉपर लॉस होती है। जितना ज्यादा कॉपर लॉस होगा उतना रोटर की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यदि किसी मेथड में हम स्पीड को लॉस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, लॉस के कारण स्पीड कंट्रोल हो रही है, तो उस मेथड की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लिस्ट हो जाएगी। तो ये कैसा मेथड होगा, लिस्ट एफिशिएंट मेथड होगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड डीसी मोटर में पढ़ा था, डीसी मोटर में पढ़े थे आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड। आर्मेचर की सीरीज में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस। तो ठीक यही आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल के समान है कि ये मेथड वेस्टफुल है, इसकी एफिशिएंसी लिस्ट होगी क्योंकि इसमें लॉसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका यूज हम हर जगह हमेशा नहीं कर सकते हैं। हम इसका यूज कहां पे कर सकते हैं, यदि हमको शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल चाहिए। अब आपकी मशीन 24 आवर रन कर रही है, अब इस 24 आवर में यदि 15 मिनट या 1 आवर हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, बाकी 23 आवर उसको स्पीड को कंट्रोल करके नहीं रखते हैं, तो ओवरऑल एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सबको। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इस मेथड में रनिंग कंडीशन में, इस मेथड में रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। इस मेथड में रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। इससे रोटर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर, रोटर कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर इंक्रीज होता है एंड स्पीड डिक्रीज होती है, एंड स्पीड डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, यह मेथड लीस्ट एफिशिएंट एंड वेस्टफुल होता है। यह मेथड लीस्ट एफिशिएंट एंड वेस्टफुल मेथड होता है।
क्योंकि इसमें स्पीड कंट्रोल कॉपर लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, इस मेथड का यूज शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल इस मेथड का यूज शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं। इस मेथड का यूज शॉर्ट ड्यूरेशन स्पीड कंट्रोल के लिए करते हैं। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड था उसको क्या बोले थे? कैस्केड कनेक्शन। तो हेडिंग डालिए कैस्केड। तो कैस्केड कनेक्शन में क्या करते हैं? यहां पे 2 मोटर्स का यूज करेंगे। तो ये जो 2 मोटर्स हैं, ये लोड है यहां पे, है ना। तो एक्चुअल में हमको स्पीड किसकी कंट्रोल करनी होती है? लोड की। और लोड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो कैस्केड कनेक्शन में क्या करेंगे? 2 मैकेनिकली कपल्ड मोटर्स का यूज करेंगे। तो इन दोनों मोटर को क्या करेंगे? मैकेनिकली कपल्ड कर देंगे। अब मैकेनिकली कपल करेंगे तो कौन कौन सी मोटर लेंगे? तो यहाँ पे एक मोटर होनी चाहिए आपकी स्लिप रिंग मोटर होनी चाहिए। तो ये आपकी स्लिप रिंग मोटर है, और दूसरी जो है वो आपकी स्क्विरल केज हो सकती है। ये आपकी स्क्विरल केज है। तो इस तरह से 2 मोटर्स का यूज करेंगे, 1 स्लिप रिंग एंड अदर क्या होगी? स्क्विरल केज होगी। ठीक है। अब स्लिप रिंग मोटर में ये इसका स्लिप रिंग है, तो हमको पता है कि इसमें ये 3 स्लिप रिंग होते हैं। ये कार्बन ब्रश है। ठीक है। अब एक अरेंजमेंट यहां पे बनाते हैं, एक व्यवस्था करते हैं कि इस स्लिप रिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, सॉरी, स्लिप रिंग मोटर के रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, उस ईएमएफ को यदि हम मोटर बी यानी स्क्विरल केज मोटर के स्टेटर पे अप्लाई करना चाहें तो हम उसके स्टेटर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। रोटर की ईएमएफ को, स्लिप रिंग रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम स्क्विरल केज के स्टेटर में यदि अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम इस प्रकार से एक अरेंजमेंट यहां पे बना सकते हैं। बात समझ में आई? और ये हमारा सप्लाई टर्मिनल है, ये स्लिप रिंग का। तो इस प्रकार से एक अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे स्पीड कंट्रोल करेंगे? तो कैस्केड कनेक्शन में हम कितनी मोटर्स का यूज करेंगे? 2 मोटर, 1 स्लिप रिंग एंड अदर क्या होगी? स्क्विरल केज। तो 2 मोटर्स का यूज करके मैक्सिमम कितनी स्पीड मिल सकती है? 4 स्पीड। उससे ज्यादा स्पीड हम इसमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्पीड कैसे मिलेगी? तो फर्स्ट स्पीड के लिए हम ओनली किसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे? स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर को वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अभी ये स्विच ओपन रहेंगे। जैसे स्लिप रिंग को हम स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, रियोस्टेट कनेक्ट करके, वैसे ही हम इसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। आइए बात समझ में। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को कौन ड्राइव करेगा? यानी कि लोड को कौन ड्राइव करेगा? हमको तो लोड की स्पीड कंट्रोल करनी होती है। अभी लोड को कौन ड्राइव करेगा? मोटर ए ड्राइव करेगी। तो पूरे सिस्टम की जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? मोटर ए के नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगी कि मोटर ए के नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो इसके जितने पोल होंगे
उतनी स्पीड से कुछ लेस स्पीड पर क्या करेगा, ये सिस्टम रोटेट करेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी सप्लाई को कर देंगे ऑफ। ठीक है, अब जो स्क्विरल केज है इसको हम डायरेक्ट 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जब हम स्क्विरल केज को 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अब स्लिप रिंग मोटर क्या हो गई है, ऑफ हो गई है। इसके स्टेटर को वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, तो अब पूरे सिस्टम को कौन ड्राइव करेगा, यानी लोड को कौन ड्राइव करेगा, स्क्विरल केज। तो स्क्विरल केज जब ड्राइव करेगी तो उसके जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतनी स्पीड पे ये सिस्टम रोटेट करेगा। ठीक है, अभी हमने कैस्केड का यूज नहीं किया है। कैस्केड का यूज कैसे करते हैं, तो कैस्केड का यूज करने के लिए इस स्विच को क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो इस स्विच को हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज, इसको क्लोज कर दिए यहाँ पे। तो जब हमने इसको यहाँ पे क्लोज किया तो स्लिप रिंग मोटर के रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, अब सप्लाई किसको दोगे, स्लिप रिंग को। इसको 3 फेज वोल्टेज अप्लाई करोगे, इसके रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ हम किसको देंगे, स्क्विरल केज के स्टेटर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये कैस्केड है। ठीक है, दोनों मोटर इलेक्ट्रिकली क्या हो गई, एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो इसके रोटर की ईएमएफ उसके स्टेटर से कनेक्ट हो गई है, तो हम बोलेंगे ये कैस्केड कनेक्शन हो गया है। तो कैस्केड कनेक्शन में यदि स्क्विरल केज का जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन है और इसके स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेम, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कम्युलेटिव कैस्केड। कम्युलेटिव कैस्केड इसको बोलेंगे। तो कम्युलेटिव कैस्केड में जो थर्ड स्पीड हमको मिलेगी वो होगा 120F और सम ऑफ, ठीक है, पोल ऑफ बोथ मोटर्स। तो दोनों मोटर के पोल्स की संख्या का क्या होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्पीड हमको यहां पे मिल सकती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कैस्केड। डिफरेंशियल कैस्केड में क्या कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल कैस्केड में इन कनेक्शंस को इस प्रकार से इंटरचेंज कर देते हैं आसान। तो जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंशियल कैस्केड। तो डिफरेंशियल कैस्केड में हमको क्या मिलेगी, फोर्थ स्पीड मिलेगी। तो वो फोर्थ स्पीड क्या होगी, पीए माइनस पीबी होगी। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्पीड कितनी मिलेंगी हमको, यहाँ पे 4 स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो यदि पूछता है कि कैस्केड कनेक्शन में मैक्सिमम कितनी स्पीड मिल सकती है, 4, इससे ज्यादा स्पीड हमको प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इसको नोट कर, इसमें लिखिए, इस मेथड में, इस मेथड में टू मोटर्स, इस मेथड में टू मोटर्स, वन स्लिप रिंग एंड अदर स्क्विरल केज का यूज करते हैं। वन स्लिप रिंग एंड अदर स्क्विरल केज का यूज करते हैं। स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर के रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्लिप रिंग मोटर के रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ स्क्विरल केज के स्टेटर, स्क्विरल केज के स्टेटर पर अप्लाई करने के लिए अरेंजमेंट बनाते हैं। स्क्विरल केज के स्टेटर पर अप्लाई करने के लिए अरेंजमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट के, इस मेथड में मैक्सिमम 4 स्पीड
प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लियो 4 स्पीड, है ना, तो मैक्सिमम 4 स्पीड मिलेगी। अब इसके बाद में जो लास्ट मेथड होता है वो है बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट। तो लास्ट मेथड है बाय इंजेक्टिंग ईएमएफ इन रोटर सर्किट। ठीक है, तो ये हमारी स्लिप रिंग मोटर है, और स्लिप रिंग मोटर में ये स्लिप रिंग से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शंस ले सकते हैं, और रोटर सर्किट में जैसे हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं उसी प्रकार से रोटर सर्किट में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईएमएफ भी क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईएमएफ कैन बी इंजेक्ट। ठीक है, तो ईएमएफ को हम यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई सबको कि अंडर रनिंग कंडीशन, जब हमारी स्लिप रिंग मोटर अंडर रनिंग कंडीशन है तो उसके रोटर सर्किट में एक्सटर्नल ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, हम इंजेक्ट कर सकते हैं, और ईएमएफ इंजेक्ट करके इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और इस मेथड के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि जो इंजेक्टेड ईएमएफ है, जो ईएमएफ आप इसमें इंजेक्ट कर रहे हो, दे रहे हो उसको, ठीक है, उस इंजेक्टेड ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, है ना, रनिंग कंडीशन में रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ये होती है, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी यानी कि स्लिप फ्रीक्वेंसी के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इस मेथड में सबसे कंपलसरी क्या होता है कि इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज मोटर क्या है, रोटर क्या है, प्रॉपर वर्क वहां पे नहीं करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंपलसरी कंडीशंस यहाँ पे होती है। ठीक है, अब स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, तो सपोज मान लीजिए कि ये यहाँ पे रोटर की ईएमएफ है, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहाँ पे 25 वोल्ट है। ठीक है, और ये हमारी इंजेक्टेड ईएमएफ है, और जो इंजेक्टेड ईएमएफ है इसका फेज देखिए। ठीक है, तो ये इंजेक्टेड ईएमएफ है, दोनों का फेज कैसा है, इन फेज है, तो इन फेज है तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो इनका रिजल्टेंट होगा दोनों का सम, तो दोनों का सम क्या होगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रोटर में इंजेक्टेड ईएमएफ, रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इन फेज में होने पर रिजल्टेंट वोल्टेज जो है रोटर की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब रोटर की रिजल्टेंट वोल्टेज इंक्रीज होगी तो मोटर की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यदि सपोज मान लीजिए ये हमारी रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये हमारी यहाँ पे इंजेक्टेड ईएमएफ है, तो इंजेक्टेड ईएमएफ जो है वो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के आउट फेज में है, 180 डिग्री आउट फेज में है, अपोजिट फेज में है। तो रोटर में अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो इन दोनों का क्या होगी, डिफरेंस होगी। ठीक है, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इस समय मोटर की स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोटर की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन रोटर है, ये यहां पे इंजेक्टेड ईएमएफ है, और ये इनका है रिजल्टेंट है। ठीक है,
तो इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वेरी सेंसिटिव एंड वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम वेरी सेंसिटिव एंड वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम देखें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के इन फेज में होने पर, इंजेक्टेड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के इन फेज में होने पर रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होती है, इंक्रीज, और स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे यदि बोलेगा कि हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन करना है, तो कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंजेक्टेड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंजेक्टेड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाओगे तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और एक समय आएगा कि वो उसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हमको फ्रीक्वेंसी देनी है वो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए। तो इस फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ कैसे लेके आएंगे, कहां से लाएंगे। ठीक है, यदि हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर ही पाते इलेक्ट्रिकली तो हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड था। यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी देना है तो इसको हम कहां से लेके आएंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी हम कैसे लाएंगे, क्योंकि मोटर की स्पीड चेंज भी हो सकती है ना, स्पीड चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से 2 मशीन्स का यूज करते हैं। एक डीसी मोटर होती है और इसके साथ में यूज करते हैं रोटरी कन्वर्टर। तो इन 2 मशीन्स का यूज करते हैं और इन 2 मशीन्स का यूज करके क्या करते हैं, हम स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वर्ल्ड ल्यूनार्ड सिस्टम पढ़े थे है ना, तो वैसे इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, हाई होगी। तो सब जगह इसको यूज नहीं कर सकते हैं, जहां पे हायर रेटिंग की मोटर होती है तो वहीं पर स्पीड कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बस ये जो मेथड है ये रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड होता है। ठीक है ना, तो इसमें नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखिए इस मेथड में रोटर सर्किट में एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट करके, एक्सटर्नल ईएमएफ इंजेक्ट करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट की इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी अर्थात स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना, अर्थात स्लिप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अदरवाइज अन्यथा मोटर प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट की इंजेक्टेड ईएमएफ का फेज रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ रोटर में
इंड्यूस्ड ईएमएफ के इन फेज में होने पर रोटर की रिजल्टेंट ईएमएफ इंक्रीज होती है। रोटर की रिजल्टेंट ईएमएफ इंक्रीज होती है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट के इंजेक्टेड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी इंजेक्टेड ईएमएफ का फेज रोटर ईएमएफ के अपोजिट होने पर रोटर ईएमएफ के अपोजिट होने पर स्पीड डिक्रीज होती है। नेक्स्ट के इस मेथड के द्वारा वेरी सेंसिटिव एंड वाइड रेंज इस मेथड के द्वारा वेरी सेंसिटिव एंड वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट के रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल का यह बेस्ट मेथड होता है। रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल का यह बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट के इस मेथड में स्लिप फ्रीक्वेंसी की ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए उत्पन्न करने के लिए वन डीसी मोटर एंड रोटरी कन्वर्टर का यूज करते हैं। इससे इसकी स्पीड इससे इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। इससे इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। तो ये जो मेथड है इस मेथड की कॉस्ट क्या होती है? हाई हो जाती है। ठीक।
तो ये हो गया अपना यहाँ पे स्पीड कंट्रोल। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बच गया? तो इसके बाद में अब देखते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। देखो स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट तो सेम है, जिसके ट्रांसफार्मर के समान पढ़े हो ना, ट्रांसफार्मर पढ़े हो ना, तो सेम इक्विवेलेंट सर्किट है। यदि बोलेगा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट स्टेटर का सेम ट्रांसफार्मर के समान है ना। आपको क्या बताया कि इसका जो स्टेटर है वो क्या है? प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये बताया। ठीक है, पढ़े ना शुरू में, इसका कंपैरिजन किससे करते हैं हम? ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो इसका स्टेटर क्या है यहाँ पे? तो इसका स्टेटर क्या है यहाँ पे? जो प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसके पर फेज हम कैसा बनाएंगे? एक फेज के लिए कंसीडर करेंगे, एक फेज का जितना होगा बाकी अदर फेज का भी क्या होगा? सेम। तो एक फेज के लिए जब बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ये है ना, स्टेटर का एक फेज का क्या होगा? रेजिस्टेंस, उसका क्या होगा? रिएक्टेंस। फिर इसमें जब नो लोड पे मोटर होगी तो नो लोड में कोर लॉस होगा, है ना, कॉपर लॉस होगा। तो नो लोड लॉसेस के लिए क्या होता है? आर नॉट, है ना। मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करती है, उसके लिए क्या होता है? म्यू नॉट। तो ये पढ़े थे आप, क्या होती है? नो लोड करंट होती है ना। इसको क्या बोले थे? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और इसको क्या बोले थे? वर्किंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये रोटर का रेजिस्टेंस और क्या हो गया? ये उसका रिएक्टेंस। तो ये स्टैंड स्टिल रेजिस्टेंस एंड क्या है? रिएक्टेंस है ना। तो ये रोटर का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, ये नो लोड करंट, और यहां से सॉरी रोटर बोल रहा हूं, स्टेटर, और यहां से क्या फ्लो होती है? हमारी प्राइमरी करंट। बात समझ में आ गई? और ये हमारी क्या है? प्राइमरी की फेज वोल्टेज है। तो प्राइमरी की फेज वोल्टेज है, ये प्राइमरी की फेज करंट है, ये वन फेज का रेजिस्टेंस, वन फेज का रिएक्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है? नो लोड करंट है, वर्किंग कंपोनेंट है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। ठीक है, नो लोड जो रेजिस्टेंस है, जो नो लोड लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। मैग्नेटाइजिंग जो अपना करंट को ड्रॉ करता है, कौन? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है, जिसको मैग्नेटाइजिंग क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेम इक्विवेलेंट सर्किट इसका यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज किस में आ जाता है? रोटर में। ठीक है, ये उसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब क्या होता है? रोटर होता है। तो मेन चेंज किस में आएगा? रोटर में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो चीजें, इसमें दो चीजों में डिफरेंस आएगा। किस में डिफरेंस आएगा? एक तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? एयर गैप। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? आयरन कोर, आयरन कोर होती है। इसमें क्या होता है? लो रिलक्टेंस, ठीक है, हाई परमिएबिलिटी, ये होता ही है आयरन कोर में। तो इसके कारण इसकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो कैसी होती है? लो होती है। बट यहाँ पे एयर गैप होने के कारण, किसमें? इंडक्शन मोटर में, इसका जो रिलक्टेंस होगा, ये रिलक्टेंस कैसा रहेगा? इसका हाई। और रिलक्टेंस हाई है मतलब कि इसकी जो परमिएबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? लो होगी। तो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी? वीक हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स वीक होगी तो ये सेम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगी? ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर की जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो ट्रांसफार्मर की मैग्नेटाइजिंग करंट से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में जो करंट होती है ना, इसकी नो लोड करंट 1 to 3% ऑफ क्या होती है? फुल लोड करंट होती है। बट यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हायर होने के कारण इसकी नो लोड करंट भी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट हाई होने के कारण इसकी नो लोड करंट जो होती है वो फुल लोड करंट की तुलना में क्या रहेगी? हायर रहेगी। ठीक है, तो लगभग कितनी होती है? तो वही 30-40% के आसपास इसकी नो लोड करंट होती है, फुल लोड करंट का। ठीक है ना। तो इसमें अपन पहले देखेंगे रोटर सर्किट, है ना, वही मेन है इसमें, क्योंकि उसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ट्रांसफार्मर में हम क्या कनेक्ट करते हैं रोटर में?
इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे रोटर पे क्या कनेक्ट करते हैं, मैकेनिकल लोड। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या होता है, मैकेनिकल लोड जो कनेक्ट कर रहे हो वो किस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है ना। तो वो आपको यहाँ पे देखना होगा। तो पहले इसमें नोट करिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट हेडिंग डाल लो पहले, उसमें लिखिए इंडक्शन मोटर के स्टेटर, इंडक्शन मोटर के स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के इक्विवेलेंट सर्किट के सिमिलर होता है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के इक्विवेलेंट सर्किट के सिमिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट के, लेकिन इंडक्शन मोटर में हाई रिलक्टेंस एंड लो परमिएबिलिटी एयर गैप होने के कारण इसकी मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू, इसकी मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू वेरी लार्ज होती है, इसलिए इंडक्शन मोटर की नो लोड करंट हायर, इसलिए इंडक्शन मोटर की नो लोड करंट हायर फुल लोड करंट का 40 से 50% होती है, फुल लोड करंट का 40 से 50% होती है, ठीक है। तो इसकी जो नो लोड करंट है ये 40 to 50% ऑफ क्या होती है, फुल लोड करंट होती है। जबकि ट्रांसफार्मर में क्या पढ़े थे, नो लोड करंट केवल 1 to 3% ऑफ फुल लोड करंट है, और यहाँ पे 40 to 50 है। रीजन क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट है, ठीक है, ड्यू टू हाई रिलक्टेंस एयर गैप। समझ में आई बात। तो इसमें सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना, सेम है, ट्रांसफार्मर के समान है, सेम है। तो चेंज क्या आएगा, रोटर में आएगा। तो यहाँ पे अपन सिर्फ देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, क्योंकि ट्रांसफार्मर का तो आप पढ़ चुके हो, आपकी कॉपी में बना हुआ है ना, उसको देख लेना। तो उसमें हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, ठीक है। तो यहां पे जब अपना कैसा रोटर होता है, जो अपना रोटर है रनिंग कंडीशन में होता है, ठीक है, रनिंग कंडीशन में अपना रोटर होगा, तो उस समय अपन देखेंगे कि उस रोटर को क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और उस रोटर का क्या होगा, यहाँ पे रिएक्टेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देंगे, उसको ईएमएफ देंगे, ये ईएमएफ देंगे, ठीक है। तो ये ईएमएफ क्या है, ईआर, ईआर यानी क्या है, रोटर ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन। तो रोटर ईएमएफ अंडर रनिंग कंडीशन है, और इस समय जो करंट फ्लो होगी उस करंट को क्या बोलेंगे हम, आईआर, है ना, रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन है। और उस समय ये क्या होगा, यहाँ पे
रोटर का रिएक्टेंस, रोटर का रिएक्टेंस कैसा आइटम होता है, वेरिएबल, किस पर डिपेंड करता है, स्लिप इनटू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो जब हम पढ़ते हैं कि ये रोटर है, ये क्या है, रोटर है, ठीक है। अभी ये स्टैंड स्टिल कंडीशन है, ठीक है। कैसी कंडीशन है ये, स्टैंड स्टिल कंडीशन है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम पढ़े थे कि R2 क्या है, तो R2 को पढ़े थे, यह है रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, याद आ रहा है। X2 को क्या बोले थे, रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल, ठीक है, ये पढ़े थे। और I2 क्या है यहां पे, ये है रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो यदि हम स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन है, जब हमारा रोटर कैसा होता है, लॉक्ड होता है ना, लॉक्ड रोटर होता है, हम सप्लाई देते हैं उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में मोटर कितनी करंट ड्रॉ करेगी, मतलब मोटर नहीं बोलेंगे, रोटर, रोटर का पर फेज कितनी करंट ड्रॉ करेगा यहाँ पे, I2। तो ये जो I2 है, ये क्या है, रोटर करंट पर फेज एट क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन है। आई बात समझ में? अभी बोलेगा कि भाई रोटर के पर फेज की करंट कैलकुलेट करिए, तो हमने रोटर के एक फेज का डायग्राम बनाया यहाँ पे, है ना। यदि रोटर के 3 फेज का डायग्राम बनाएंगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, तो रोटर के 3 फेज का डायग्राम आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि रोटर के क्या है, ये 3 फेज है यहाँ, ठीक है। और ये रोटर के एक फेज की क्या है, EMF है, रोटर की करंट है, ठीक है, ये बना चुके हो आप। रोटर का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस पर फेज है, ठीक है। तो हमने इसको एक फेज को यहाँ पे कंसिडर किया है ना। जैसा एक फेज होगा बाकी दोनों फेज भी सेम वैसे ही बिहेव करेंगे। तो इस कंडीशन में देखें कि इस करंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कैसे कैलकुलेट करते हो, वोल्टेज अपॉन क्या लिखोगे, इम्पीडेंस, तो रेजिस्टेंस प्लस क्या होगा, रिएक्टेंस हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये R2 स्क्वायर प्लस क्या होगा, X2 स्क्वायर होगा। तो ये रोटर करंट पर फेज क्या आएगी, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन आएगी, ठीक है। अब यहां पे यदि हम देखें कि रनिंग कंडीशन में क्या होगा, तो इन रनिंग कंडीशन, ठीक है, EMF क्या होगी, अब ER हो जाएगी। तो इस ER को क्या बोल सकते हो आप, ठीक है, स्लिप इनटू क्या होगी, E2 हो जाएगी। इस कंडीशन में रोटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, फिक्स्ड, रोटर रेजिस्टेंस कैसा होता है, फिक्स्ड, है ना। आपको बता चुका हूं पहले कि रनिंग कंडीशन में एक्सेप्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, अदर पैरामीटर्स ऑफ रोटर सर्किट किस पर डिपेंड करते हैं, स्लिप पे। सिर्फ रेजिस्टेंस ही है जो स्लिप पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, कांस्टेंट, ठीक है, और रिएक्टेंस कैसा होता है, वेरिएबल। बिकॉज स्पीड चेंज होगी तो क्या चेंज होगी, स्लिप, और स्लिप चेंज होगी तो रोटर का रिएक्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो अंडर रनिंग कंडीशन हमको ये पता है, ये वेरिएबल होता है रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। तो रोटर का रिएक्टेंस रनिंग कंडीशन में क्या लिखोगे, ER। तो ER को हम क्या लिख सकते हैं, XR, क्या लिखोगे, XR। तो ये क्या होता है, पढ़ चुके हो आप पहले, है ना। रेजिस्टेंस हमेशा एक समान ही रहता है, रनिंग और स्टार्टिंग स्टैंड स्टिल कोई भी कंडीशन हो, वो R2 ही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज होता नहीं है। तो ये R2 अभी भी R2 रहेगा, ठीक है, बट ये SX2 हो जाएगा। EMF स्लिप इनटू E2 हो जाती है ना, रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है। अब इस समय रोटर जो करंट ड्रॉ कर रहा होगा, उस करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो इस करंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस करंट को हम निकाल सकते हैं EMF अपॉन क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में पहले आप इसको बना लो, इसको इतना लिख लो पहले, इसको मिटाएंगे फिर, पहले इसको लिख लो, नोट कर लिए। अब यहां पे रनिंग कंडीशन में क्या होगा, तो रनिंग कंडीशन में रोटर के पर फेज की EMF ये होगी, उसका रिएक्टेंस ये होगा, उसका रेजिस्टेंस ये रहेगा। तो रोटर करंट कितनी होगी यहाँ पे,
अंडर रनिंग कंडीशन। तो यदि हम देखें कि रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन क्या होगी, तो रोटर करंट पर फेज इन रनिंग कंडीशन, तो इसकी वैल्यू होगी यहां पे रनिंग कंडीशन में ईएमएफ अपॉन रनिंग कंडीशन में इंपेडेंस पर फेज। तो इंपेडेंस पर फेज क्या होगा, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये रनिंग कंडीशन में रोटर की क्या होगी, करंट होगी। अब इसको यदि हमको इसके टर्म्स में लाना है, ठीक है, हमको क्या लेना है, रोटर की करंट जो स्टैंड स्टिल में थी I2, तो हमको इस स्लिप को यहां से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, हम स्लिप से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब स्लिप से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, स्लिप से डिवाइड किए, इसको स्लिप से डिवाइड करोगे तो रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, R2 बाई एस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया, स्लिप से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया। अब यदि हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, तो ये इक्वेशन कब का है, रनिंग कंडीशन का है। तो ये इक्वेशन हमको क्या शो कर रहा है, कि ये शो कर रहा है कि अब जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी वो क्या हो गई, स्टैंड स्टिल ईएमएफ हो गई। रोटर करंट क्या हो गई, स्टैंड स्टिल ईएमएफ हो गई E2, है ना, E2 को क्या बोले होते, स्टैंड स्टिल ईएमएफ, तो स्टैंड स्टिल ईएमएफ हो गई E2। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस हो गया ये वेरिएबल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, R2 बाई एस हो गया, और इसमें से वेरिएबल पार्ट कंपोनेंट जो था स्लिप वो एलिमिनेट हो गई, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो अब हम इस डायग्राम को क्या कर देते हैं, चेंज, कि यहाँ पे एक कांस्टेंट रिएक्टेंस और क्या कनेक्ट कर देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये रिएक्टेंस है ये हो गया कांस्टेंट X2, और अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, वेरिएबल, तो इसको क्या बोले, R2 बाई एस, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां पे हो गया। ठीक है, तो आपको अब यहां से ध्यान रखना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ठीक है, फिक्स्ड रिएक्टेंस, कांस्टेंट रिएक्टेंस, ठीक है, विद सीरीज ऑफ क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, R2 बाई स्लिप होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बोला कि ये जो R2 बाई स्लिप है इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, R2 प्लस R2 बाई स्लिप माइनस R2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस R2 बाई एस में हमने R2 ऐड किया और R2 को सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम यहां से R2 को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम R2 को यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 बाई स्लिप माइनस क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बोला कि ये जो R2 बाई एस है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये टू पार्ट से क्या है, कंसिस्ट है। ये किससे कंसिस्ट हुआ है, टू पार्ट से, है ना, टू कंपोनेंट से कंसिस्ट है। अब ये टू कंपोनेंट इसके क्या हो गए, तो एक हो गया कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो कि पर फेज का रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल होता है, और दूसरा क्या हो गया, ये उसका वेरिएबल पार्ट हो गया, और ये वेरिएबल पार्ट ही क्या है, इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल लोड है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड क्या होता है, ये आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आता है इक्विवेलेंट सर्किट से। ठीक है, तो यदि इसका हम फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, इसको नोट कर लियो ना डायग्राम को, इसको कर लियो, इसको कर लो, ऊपर वाले को ना, ठीक है।
हो गया। तो यदि हम इसका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट हम इसका ऐसे बना सकते हैं कि ये हो गया आपकी स्टैंड स्टिल ईएमएफ हो गई E2, ठीक है। ये आपका एक जो रोटर का कांस्टेंट रिएक्टेंस है वो हो गया, ये रोटर का एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर फेज है वो हो गया, और यहाँ पे ये एक क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ये लोड रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई? तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। और ये लोड रेजिस्टेंस ही क्या है, R2 1 स्लिप माइनस क्या है 1। तो ये क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या है, मैकेनिकल लोड। तो मैकेनिकल लोड का ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होता है। और यही आपको इसमें पूरे में याद रखना है कि रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है, मैकेनिकल लोड किसके इक्विवेलेंट होता है, यही एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो पूरी तो समझाने के लिए बताया, ये आपको याद रखना है। अब उसमें लिखिए इंडक्शन मोटर के रोटर, इंडक्शन मोटर के रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में, इंडक्शन मोटर के रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में मैकेनिकल लोड को नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये लिख लीजिए, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R2 1 स्लिप माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अतः ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड होता है। अतः ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल लोड होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, तो अब यदि हम इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, ठीक है, तो इस इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना सकते हो, तो जैसा ट्रांसफार्मर का होता है ना, वैसे बनाओगे, बस सेकेंडरी के प्लेस पे किसको रखोगे। तो यदि हम कंप्लीट इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो ऐसे बना सकते हो। अब आप है ना, सेम ये ट्रांसफार्मर का है, तो ये हो गया आपका RL, ये हो गया R2 1 स्लिप माइनस 1, ठीक है, ये हो गया R2 एंड X2, ये हो गई आपकी यहाँ पे E2, ये हो गया आपका E1, ये हो गई आपकी I2 डैश, और इसमें जो करंट आएगी उसको क्या बोलोगे, I2, ये हो गया I0, R0, X0, X1, R1 एंड I1, ठीक है, और ये हो गई आपकी वोल्टेज पर फेज। तो इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, E2, ठीक है, E2 बोलते हैं नॉर्मली, इसको V2 बोल देते हैं, इसको V2 बोलेंगे तो गड़बड़ होगा, क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, V1 बोलेगा, V1 बोल देते हैं इसको, ये V1 है ना, सॉरी ये V1 है, इसको E1 और E2 ही बोलेंगे, ठीक है, ऐसा। तो इस प्रकार से ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। फिर ट्रांसफार्मर हमने क्या पढ़ा था,
ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी के पैरामीटर्स को क्या कर सकते हो आप, प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हो। तो प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी के पैरामीटर को क्या कर सकते हो, प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस को प्राइमरी में शिफ्ट करने के लिए के स्क्वायर से क्या करोगे, डिवाइड। तो यहाँ भी के स्क्वायर आएगा। के स्क्वायर कैसे आएगा, तो हमने स्टेटर में क्या की हुई है, वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग है ये, ठीक है। और रोटर में भी क्या की हुई है हमने यहाँ पे, ये वाइंडिंग है ना। स्क्विरल केज रोटर में क्या, स्लिप रिंग रोटर में क्या करते हैं हम, वाइंडिंग करते हैं। तो इनका क्या होगा, टर्न रेशियो होगा N2/N1 या N, है ना। तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे K की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। तो इसके रोटर में कितनी EMF इंड्यूस्ड होती है एट स्टैंड स्टिल, तो कैसे पता चलता है, ठीक है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि इसके पर फेज की EMF कितनी है, ठीक है, इसका K कितना है। तो इसकी आप क्या निकाल सकते हो, E2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफॉर्मर में निकालते हो वैसे ही यहाँ पे E2 को निकाल सकते हो। तो अपने को पता है कि E2 क्या होती है, K टाइम्स ऑफ क्या होती है, E1, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सभी को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, प्राइमरी में। तो इसको क्या बोलोगे, R2 डैश R2 बाई के स्क्वायर, X2 डैश X2 बाई के स्क्वायर, RL डैश, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, RL बाई के स्क्वायर, यानी कि R2 बाई के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, प्राइमरी में शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बना करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सब कैलकुलेशन है वो आपको नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है, सॉरी सर्किल डायग्राम है। तो सर्किल डायग्राम को पढ़ते समय आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट उसका नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा इसका। डाल लीजिए सर्कल डायग्राम, उसमें लिखिए इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस को, इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस को सर्कल डायग्राम के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए required data no load test and blocked rotor test, no load test and blocked rotor test से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर्कल डायग्राम जैसे अपनी अभी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाए, है ना, इंडक्शन मोटर क्या बनाए, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में हमने देखा यहाँ पे कि ये इस प्रकार से यहाँ पे, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था प्राइमरी और प्राइमरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस था, यहाँ पे सेकेंडरी का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो गया, रिफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू क्या हो गया, प्राइमरी। याद आ रहा है कि R01 को क्या बोले थे, R1 प्लस, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी के रेजिस्टेंस को हमने कहा रिफर कर लिया है, प्राइमरी में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस भी रिफर टू प्राइमरी। तो ये सर्किट जो है ये कैसा सर्किट बन जाता है, एक सीरीज सर्किट बन जाता है, सीरीज सर्किट जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंस और क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे पहले हम समझते हैं सर्किल डायग्राम का बेसिक। तो उसके लिए यहाँ पे हम लेंगे एक RL सीरीज सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देंगे सप्लाई, और ये क्या है, एक RL सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है, और रिएक्टेंस क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। और इस सर्किट की मान लीजिए वोल्टेज है V, तो इस सर्किट में कोई करंट होगी I,
तो इस करंट आई की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो करंट आई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? v अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर। तो इसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल डायग्राम को जब हम ड्रॉ करेंगे तो सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इस एक्सिस को हम लेंगे वोल्टेज और इस एक्सिस को लेंगे करंट। ठीक है, तो ये वोल्टेज का एक्सिस होगा और ये क्या होगा यहाँ पे करंट का एक्सिस होगा और ये इन दोनों के बीच में क्या होगा फेज डिफरेंस होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे यदि हम इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएं तो इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, ये सर्किट का इम्पीडेंस है। ठीक है, तो ये क्या होगा R और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे X और ये क्या होगा इसका फेज एंगल हो जाएगा। तो यदि हम इसको साइन के टर्म्स में लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, साइन के टर्म्स में लेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो V बाई क्या लिख सकते हो इसको Z, ऐसे लिख सकते हो नहीं? तो यदि हम इसको साइन के टर्म्स में लेंगे तो साइन फाई क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो x अपॉन क्या लिख सकते हो इसको यहाँ पे z लिख सकते हो, या z की जो वैल्यू होगी उसको क्या लिख सकते हो x अपॉन साइन फाई लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट होगी इसको हम क्या लिख सकते हैं v बाई एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं साइन फाई। तो यही क्या कहलाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, इसमें करंट की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम उस समय होगी जब साइन फाई की वैल्यू 1 होगी। और साइन फाई की वैल्यू कब 1 होगी? जब फाई इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। और फाई 90 डिग्री कब होगा? इस सर्किट में फाई 90 डिग्री कब होगा? तो फाई 90 डिग्री उस समय होगा जब R इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से क्या करती है 90 डिग्री लैग करती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये ओरिजिन है इसका, तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्किट की क्या होगी मैक्सिमम करंट होगी। बात समझ में आई? तो ये इस सर्किट की मैक्सिमम करंट होगी और ये सर्किट की जो मैक्सिमम करंट है, ये सर्किट की मैक्सिमम करंट है और ये क्या होगी V बाई एक्स होगी। ठीक है, तो यही क्या होता है डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। बात समझ में आ गई? तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा V बाई एक्स होगा। तो यदि हम इसको किसके टर्म्स में लेंगे? तो इसको यदि हम रोटर के टर्म्स में लेंगे, ठीक है, या अपनी इंडक्शन मोटर के टर्म्स में लेंगे, तो इंडक्शन मोटर जो है वो भी कैसा सर्किट है? ठीक है, RL सीरीज सर्किट है। बात समझ में आई? तो उसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, यदि रोटर की करंट मैक्सिमम होगी तो स्टेटर की करंट भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो यदि हम बोल रहे हैं कि रोटर में जो करंट है I2, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है V2, रोटर का रिएक्टेंस क्या होगा X इंटू क्या हो जाएगा X2 बोल दीजिए इंटू क्या होगा साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो रोटर की करंट मैक्सिमम कब होगी? तो रोटर की करंट मैक्सिमम कब होगी? जब उसका जो फेज एंगल होगा पावर फैक्टर एंगल होगा वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, या फिर स्टेटर की करंट मैक्सिमम कब होगी? तो स्टेटर की करंट मैक्सिमम क्या होगी V अपॉन क्या होगा एक्स नॉट साइन फाई होगा। ठीक है, तो यदि फेज एंगल पावर फैक्टर एंगल क्या होगा यहाँ पे 0, साइन की वैल्यू क्या होगी 1, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वही क्या होगा डायमीटर ऑफ क्या होगा सर्कल होगा। बात समझ आई? तो डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है V बाई एक्स होता है। ठीक है, अगली बात समझ में? तो ये डायमीटर ऑफ सर्कल इस प्रकार से हमको यहाँ पे पता चलेगा। तो ये अभी मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम करंट में हमने क्या बोला कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस क्या है 0 है, मतलब ये कैसा है शॉर्ट है, प्योर रिएक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। आइए समझ में? अब यदि इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं,
तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो अब ये जो फेज एंगल था 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, अभी 90 डिग्री से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में 90 होता है ना। रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो फेज एंगल क्या होने लगेगा, डिक्रीज। तो फेज एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। फेज एंगल अभी देखो 90 डिग्री है, ये फेज एंगल है फाई, अभी कितना है 90 डिग्री है। तो ये फेज एंगल क्या होगा, अब डिक्रीज होगा, कब, जब सर्किट में रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। हम तो एक एग्जांपल लिए ना अभी कि सर्किट में हमने रेजिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज किया। तो जब फेज एंगल चेंज होगा यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। फिर और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ये फेज एंगल यहां आएगा, और चेंज करेंगे तो ये इस प्रकार से फेज एंगल क्या हो रहा है हमारा, ऐसा चेंज हो रहा है। और रोटर की करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, चेंज। रोटर की करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि पहले जो आपकी जो करंट है वो किसके कारण थी, सिर्फ रिएक्टेंस के कारण थी। अब सर्किट में क्या आएगा, रेजिस्टेंस, तो इंपेडेंस क्या होगा, इंक्रीज, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। तो रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पर अब क्या हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है और फेज एंगल क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यानी पावर फैक्टर उसका इंप्रूव हो रहा है। अभी पावर फैक्टर क्या था, जीरो था, है ना। इस समय पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो। तो पावर फैक्टर उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फेज एंगल उसका डिक्रीज हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। तो करंट का देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, फेज एंगल भी क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। तो यहां पे एंड ऑफ करंट वेक्टर, ये करंट वेक्टर का जो एंड है, यदि इसके सभी पॉइंट को हम ऐड करेंगे और ऐड करके इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां पे सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे जो एंड ऑफ करंट वेक्टर होता है वो किसको शो करता है, तो वो लोकस ऑफ सर्कल को शो करता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एंड ऑफ करंट वेक्टर जो है वो इस सर्कल के लोकस को क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और एक समय आएगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस सर्किट की करंट क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बेसिक है सर्कल का कि सर्कल कैसे बनता है, ठीक है। सर्कल डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, तो सर्कल डायग्राम हम आरसी सर्किट से भी बनाते हैं, आरएक्स से भी बनता है, दोनों से बनता है। बट आरसी हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा सर्किट तो आरएल सर्किट है ना, तो आरसी समझ के क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे कैसा यूज कर रहे हैं, आरएल लोड यूज किए। बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये यदि समझ में आया है तो आगे जो सर्कल डायग्राम है वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लो। हो गया, नोट कर लिए। उसमें लिखिए पहले, उसमें लिखिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रिएक्टेंस, कांस्टेंट रिएक्टेंस but variable resistance, but variable resistance सर्किट में
करंट वेक्टर ई एंड डी एंड करंट वेक्टर का एंड सर्कल के लोकस पर रहता है, लाइज ऑन द लोकस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के लोकस पर रहता है। नेक्स्ट के ये लिखिए I इज इक्वल टू वी बाई एक्स साइन फाई, I इज इक्वल टू वी बाई एक्स साइन फाई is the equation of a circle in polar coordinates, क्या बोलते हैं उसको, ध्रुवीय निर्देशांक, है ना, ध्रुवीय निर्देशांक पढ़े हो ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स, सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, कॉमा with diameter equal to v by x, with diameter equal to v by x। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या, किस चीज का इक्वेशन है, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उस पोलर कोऑर्डिनेट्स में का इक्वेशन है, जिस का डायमीटर कितना होगा, v बाई एक्स के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यही डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। उसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने पर करंट का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है। इस कंडीशन में करंट वेक्टर का एंड सर्कल के लोकस को ड्रॉ करता है, सर्कल के लोकस को ड्रॉ करता है, सर्कल के लोकस को बनाता है। ठीक है, तो कल अपन पढ़ेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा, सर्कल डायग्राम कल पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगी इंडक्शन मोटर फिर अपनी, है ना, फिर सिंगल